नमस्ते। तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम ये समझने जा रहे हैं कि आखिर एक इतना विशाल देश खुद को कैसे जोड़कर रखता है। हम परत दर परत अपने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की पूरी तस्वीर तैयार करेंगे। सोच कर देखिए कैसे ये सड़कें, रेल की पटरियां और संचार के साधन किसी देश की नसें या धमनियां बन जाते हैं और उसकी पूरी तरक्की की कहानी लिखते हैं। बड़ा कमाल का विषय है। और इस पूरी चर्चा का आधार है एक बेहद शानदार और थोड़ा जटिल सा दस्तावेज। ये कोई आम बोरिंग टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि इसमें हमारे भौगोलिक बुनियादी ढांचे और उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की कमाल की इनसाइट्स छिपी हैं। ये हमारे देश की असली प्रगति, वहाँ की भौगोलिक चुनौतियों और रोजमर्रा की समस्याओं का एक एकदम साफ आईना है। इस पूरी जानकारी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, हमारी जमीनी जीवन रेखाएं। दूसरा, सीमाओं तक पहुंच। तीसरा, आसमान और उपग्रह। और आखिर में इस कनेक्टिविटी की भारी कीमत। तो शुरू करें। तो चलिए सीधे चलते हैं भाग 1 पर, जमीनी जीवन रेखा। इसमें हम देश की असली धमनियों यानी सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों के रोजमर्रा के कामकाज को समझेंगे। अब यहां सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है सड़क घनत्व यानी रोड डेंसिटी का। आसान भाषा में कहें तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर इलाके में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, वही रोड डेंसिटी है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई किताबी आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही क्रूशियल पैमाना है जो सीधे सीधे बताता है कि कोई खास इलाका दुनिया से कितना जुड़ा हुआ है और वहां आर्थिक विकास की रफ्तार क्या होने वाली है। और यही चीज हमारे भौगोलिक अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे मैदानी इलाके हैं जैसे उत्तर या दक्षिण भारत। वहां सड़कें बनाना आसान भी है और सस्ता भी, इसीलिए वहां विकास भी तेज होता है और डेंसिटी भी ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी राज्यों के पहाड़ और घने जंगल, वहां एक सड़क बनाना किसी बहुत ही महंगी और मुश्किल जंग से कम नहीं है। नतीजा, वहां डेंसिटी अपने आप कम रह जाती है। अब जरा इन 2 बड़े प्लेयर्स की तुलना करके देखते हैं, रेलवे और पाइपलाइंस। इनमें जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ हमारा विशाल लेकिन थोड़ा पुराना हो चुका रेलवे सिस्टम है जो देश भर में कोयला और कच्चा माल जैसी भारी भरकम चीजें ढोने के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है एकदम मॉडर्न पाइपलाइन नेटवर्क। तरल और गैस वाली चीजों के लिए ये कमाल का सॉल्यूशन है। ना कोई प्रदूषण, किसी भी ऊबड़-खाबड़ इलाके में आसानी से बिछाई जा सकती है और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए एकदम सस्ती है ना, एकदम गेम चेंजर। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सीमाओं तक पहुंच, यानी उन बेहद दुर्गम और मुश्किल इलाकों में इंजीनियरिंग के चमत्कार कैसे काम करते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमारी इस पूरी यात्रा में 3 बहुत बड़े और अहम माइलस्टोन सामने आते हैं। पहला, मई 1960 में अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का बड़ा अभियान। दूसरा, अप्रैल 1992 में आसमान को विदेशी उड़ानों के लिए खोलना। और तीसरा, साल 2013 में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का वो खौफनाक अंजाम। ये तीनों ही हमारी तरक्की की कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय रक्षा की। यहां एंट्री होती है BRO यानी सीमा सड़क संगठन की। ये एक मल्टी टैलेंटेड एजेंसी है जिसका मेन काम है हमारी इकोनॉमी को रफ्तार देना और डिफेंस को हमेशा तैयार रखना। चंडीगढ़ से मनाली और लेह तक के उन खतरनाक ऊंचाई वाले रास्तों को याद कीजिए। वो इन्हीं का बनाया हुआ एक ऐतिहासिक अजूबा है जो उन दूर दराज के इलाकों को फिजिकली पूरे देश से जोड़ता है। चलिए अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं, भाग 3 में आसमान और उपग्रह। अप्रैल 1992 की वो ओपन स्काई पॉलिसी या मुक्त आकाश नीति याद है। आर्थिक नजरिए से ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इस नीति ने किसी भी विदेशी एक्सपोर्टर के मालवाहक विमानों के लिए हमारे देश का आसमान खोल दिया। इसका सीधा सा लॉजिक था भारतीय एक्सपोर्टर्स को मदद करना और उन्हें ग्लोबल मार्केट में दमदार कॉम्पिटिटर बनाना। सच कहूं तो ये समय का एक बहुत ही बोल्ड कदम था। और आसमान की बात हो ही रही है तो सैटेलाइट्स को कैसे भूल सकते हैं। ये उपग्रह हमारे लिए एक अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। ये हमारे रोजमर्रा की कम्युनिकेशन को तो कंट्रोल करते ही हैं, साथ ही मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना, प्राकृतिक आपदाओं पर 2400 घंटे नजर रखना और अंतरिक्ष से हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना, ये सब इन्हीं के जिम्मे हैं। सच में इनके बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। लेकिन इस सब की एक कीमत है। यही हमें लाता है भाग 4 पर, कनेक्टिविटी की कीमत यानी प्रगति बनाम पर्यावरण। आपको पता है, इस तेज रफ्तार विकास का एक डार्क साइड भी है। हमारे सोर्स मटेरियल की ये लाइन सुनिए। शहरी इलाकों में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ तो रहा है,
लेकिन ये कई नई समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो आज के शहरीकरण के सबसे बड़े सच और संघर्ष को हमारे सामने लाकर रख देता है। शहरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जमीनी हकीकत काफी डराने वाली है। सड़कों पर घंटों का ट्रैफिक जैम और दम घोटू हवा। और बात सिर्फ पोल्यूशन की नहीं है, इस भीड़भाड़ और स्ट्रेस से नई नई बीमारियां पनप रही हैं। और अगर हम पहाड़ों की तरफ देखें तो वहां सड़कों के लिए जो भारी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, वो हमारे सदियों पुराने नाजुक प्राकृतिक इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर रही हैं। पहाड़ अब अस्थिर हो रहे हैं। और इसी का सबसे दुखद और खौफनाक परिणाम हमने 2013 में देखा था। हमारे सोर्स टेक्स्ट ने साफ तौर पर पहाड़ों में भारी मशीनों के इस अनियंत्रित इस्तेमाल को मानव निर्मित आपदाओं से जोड़ा है। 2013 में केदारनाथ में जो प्रलयकारी सुनामी आई थी, वो इसी बात का एक जीता जागता और भयानक सबूत है कि जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे जैसे हमारे इन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स का जाल तेजी से फैल रहा है, ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी इकोनॉमी के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है, बिल्कुल सही, लेकिन हमारे नाजुक इकोसिस्टम को बचाना भी उतना ही जरूरी है। तो इन दोनों के बीच का वो बैलेंस आखिर हम कैसे बनाएंगे? हम आज के पर्यावरण को तबाह किए बिना कल की इन धमनियों का निर्माण कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। सोचने के लिए काफी कुछ है ना।